गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग का चल रहा था 12 कॉमर्स में विषय व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत। इसका मैं 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग तीसरा क्लास पढ़ेंगे जिसमें टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। जैसे फेयोल ने 14 सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उसी तरह टेलर ने भी कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इसलिए बोला है टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है कार्य अनुमान का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? कार्य अनुमान का सिद्धांत। कार्य अनुमान मतलब देखो, कार्य का अनुमान लगाना। ठीक है, कार्य अनुमान मतलब होता है कार्य का अनुमान लगाना, और कार्य का अनुमान लगाने के बाद जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया उसको मैं पढ़ता हूं, उसके बाद इसको डिटेल करूंगा। बोलता है टेलर के अनुसार प्रत्येक कार्य को प्रारंभ में करने से पूर्व उस कार्य से संबंधित पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। जैसे आप कोई कार्य करना चाहते हो तो उस कार्य को करने से पहले उसका आपको क्या लगाना चाहिए? अनुमान लगाना चाहिए। कैसा अनुमान? कि मैं जो कार्य करूंगा उसमें कितना खर्च आएगा, कितने लोग लगेंगे काम करने के लिए, किस जगह पर काम होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, काम समय पर पूरा होगा कि नहीं होगा, कार्य में कितने लागत आएंगे, इन सब का अनुमान आपको पहले से लगा लेना चाहिए। अगर आप समय पर काम करवाना चाहते हो तो कार्य को करने के पहले उस कार्य का अनुमान लगा लो, तो समय पर कार्य पूरा हो जाएगा। आगे बोलता है जैसे कार्य करने में कितना समय लगेगा, उस पर अनुमानित व्यय कितना होगा, कार्य के दौरान क्या क्या परेशानी आएगी, उन्हें कैसे हल किया जाएगा, कार्य के दौरान सामान्य दशा रहने पर कार्य का प्रमाप निर्धारित कर लेना चाहिए। यही कार्य अनुमान, कार्य के अनुसार का सिद्धांत है। ठीक, उसके बाद दूसरा सिद्धांत है प्रयोग का सिद्धांत। प्रयोग मतलब होता है प्रोफेसर टेलर ने, जो प्रबंधकीय शास्त्री हैं, उन्होंने अपने कारखाने में, जब वो प्रबंधक के रूप में किसी कारखाने में नियुक्त थे, काम कर रहे थे, तब उन्होंने अपने व्यवसाय में, अपने कारखाने में प्रयोग किया। क्या क्या प्रयोग किया? और उससे एक सिद्धांत बनाया जिसको बोला जाता है प्रयोग का सिद्धांत। उन्होंने क्या क्या सिद्धांत बनाया? पहला प्रयोग किया समय पर, समय अध्ययन, दूसरा गति पर, और तीसरा थकान पर। समय पर, समय पर मतलब होता है कि यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो करते करते उसको कितना समय पर उस काम को वो पूरा करेगा। जैसे पढ़ रहा हूं, सुनना। समय अध्ययन के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि किसी कार्य को करने में श्रमिक कितना समय लगाता है। मैं बताया ना भी कि कोई श्रमिक किसी कार्य को कितने समय करता है। अर्थात जैसे होते ना, जैसे आप बोल दिए मैं 8 से 4 बजे तक काम करने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग जाते हैं ना घर में, पापा लोग काम करने जाते हैं सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे 5 बजे तक। तो क्या वो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक कंटिन्यू काम करते हैं, या उस काम को करने में उनको कितना समय लगता है, उसी को बोलता है आगे। किसी कार्य को करने में श्रमिक कितना समय लगाता है और वास्तव में कितना समय लगना चाहिए। ठीक है, इस हेतु टेलर ने स्टॉप वॉच का प्रयोग किया और एकांत में श्रमिकों की प्रत्येक हरकतों में लगने वाले समय को नोट किया, ताकि कार्य में लगने का वास्तविक समय ज्ञात किया जा सके। इस प्रयोग से टेलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक सामान्य श्रमिक को कार्य करने का ढंग न बताया जाए तो लगभग 50% हरकतें अनावश्यक करता है। यदि किसी श्रमिक या मजदूर को आप काम करने का तरीका मत बताओ और उसको केवल काम सौंप दो, तो देखना वो 50% तो काम करेगा, लेकिन 50% टाइम को वेस्ट करेगा, ऐसे ऐसी हरकतें करेगा जो काम से रिलेटिव है ही नहीं। तो इसी को बोला गया है समय अध्ययन। दूसरा है गति अध्ययन। गति अध्ययन मतलब, गति अध्ययन में उन्होंने श्रमिकों की कार्य करने की गति को बताया कि श्रमिक कितनी तेजी से काम को कर सकता है। इसको मैं पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं। किसी कार्य को कितने व श्रेष्ठ ढंग विधि कौन सी होगी, इसे पता लगाना गति अध्ययन कहलाता है। यह अध्ययन के द्वारा किसी कार्य को करने की गति ज्ञात की जाती है कि श्रमिक कितनी स्पीड, कितनी जल्दी जल्दी किसी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है अगला थकान अध्ययन। थकान अध्ययन मतलब होता है कि इसमें टेलर ने यह ज्ञात किया कि एक श्रमिक काम करते करते कितने देर के बाद थकता है। जैसे हम लोग किसी कार्य को कंटिन्यू करते रहते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट का हम रेस्ट चाहते हैं। जैसे 1 घंटा 2 घंटा काम कर लिए तो हम किसी काम में करने के लिए रेस्ट चाहते हैं। अगर हमको 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट मिल
जाएगा, आराम मिल जाएगा, फिर हम उस कार्य को पुनः फिर से अगर चालू करते हैं तो देखना वो काम कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन ऐसा अगर हम ना करें, किसी व्यक्ति से या किसी मजदूर से कंटिन्यू काम कराए, 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यू काम कराए, तो पहले 1-2 घंटे तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, किंतु धीरे धीरे उसकी काम की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उसको थकान लगेगा। इसी अध्ययन का प्रयोग के माध्यम से बताया कि अगर किसी श्रमिक से आपको कंटिन्यू काम कराना है, लगातार काम कराना है, तो आप उसको 2 घंटा 3 घंटे के बाद उसको थोड़ा देर आराम करने दो। आराम करने के बाद फिर उसको काम करने के लिए बोलो, तो देखना वो काम की गति समय पर करेगा और उसको थकान भी नहीं लगेगा। इसी के बारे में बताया है। कार्य के दौरान श्रमिक जल्दी क्यों थक जाते हैं, इसका प्रयोग थकान अध्ययन कहलाता है। टेलर महोदय ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि श्रमिक कब क्यों जल्दी थकता है, ऐसे उपाय किए जा सके जिसमें श्रमिक जल्दी ना थके। टेलर स्वयं कहा, यदि कोई श्रमिक अधिक परिश्रम करता है तो उसकी कार्य क्षमता में शिथिलता आ जाती है, मतलब कमी आ जाती है। अगर वो कंटिन्यू काम करेगा तो उसके काम करने की तेजी कम हो जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि निश्चित समय के बाद श्रमिक को आराम दिया जाए। मतलब अगर 2 घंटा 3 घंटा वो कंटिन्यू काम कर लिया तो उसको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उसको क्या कर दिया जाए, आराम दिया जाए। आराम करने के बाद देखना उसको फिर काम कराओ, वो कंटिन्यू काम करने लगेगा। तो इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन का सिद्धांत बनाया, जिसको प्रयोग का सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद आता है कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, कार्य का युक्तिपूर्ण। युक्तिपूर्ण मतलब जिस व्यक्ति को जो कार्य करना आता है, जिस व्यक्ति को जो कार्य करना आता है उस व्यक्ति को वह कार्य विभाजन, वह कार्य दिया जाए, ऐसा टेलर ने कहा है, जिसको बोला गया है कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन सिद्धांत। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति अगर हाथ पैर से मजबूत है, हाथ पैर बहुत अच्छे हैं, वह मेहनत का काम कर सकता है, गड्ढा खोद सकता है या मशीनों के उपयोग के माध्यम से काम कर सकता है, तो उसको अगर आप कंप्यूटर में बैठ के बोलो काम कर, तो कभी नहीं करेगा, वो आलस हो जाएगा। अगर किसी का दिमाग तेज है, बहुत अच्छा दिमाग है, वो कंप्यूटर का काम पूरा कर सकता है, उसको बोलो आप जाके मजदूरी कर, तो वो कभी नहीं कर सकता। इसीलिए जिसको जो काम आता है उसको वही काम देना चाहिए, जिसको बोला है कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत। उसके बाद आता है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। प्रेरणात्मक मजदूरी मतलब जब मजदूर या श्रमिक आपके व्यवसाय में काम करते हैं तो उनको मजदूरी देना, उनको पारिश्रमिक देना, उसी को बोलता है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, सुनो। टेलर का मानना है कि मजदूरी कितनी भी अधिक क्यों ना हो, कार्य के प्रति लगन होने के लिए प्रेरणा का होना अति आवश्यक है। टेलर ने यह बाबत विविधात्मक मजदूरी पद्धति को लागू किया, जिसके तहत प्रमापित कार्य करने वाले उचित दर पर, प्रमापित कार्य ना करने वाले को निजी दर पर मजदूरी दिए जाने को कहा। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा काम करता है आपके व्यवसाय में तो उसको ज्यादा मजदूरी दो बोला है, और जो कोई कम काम करता है या कम समय तक काम करता है तो उसको कम मजदूरी दो। ये प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति के सिद्धांत में टेलर ने बताया। अब आता है प्रमापीकरण का सिद्धांत। प्रमापीकरण मतलब होता है प्रमाप, एक नाप होता है। यदि आप किसी श्रमिक को नाप के रूप में कच्चा माल दो, समय दो और उनको मेथड भी बताओ कि आपको इतना ही सामान मिलेगा, इतना समय मिलेगा और इस समय में आपको वो काम पूरा करना है, तो अगर प्रमाप नाप करके अगर आप उनको सामान रॉ मटेरियल देते हो तो उससे कम वेस्टेज होगा, कम व्यय होगा। इसके बारे में प्रमापीकरण के सिद्धांत में टेलर ने बताया। पढ़ रहा हूं, सुनो। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक निश्चित प्रमाप की वस्तु, उपकरण, कच्चा माल, कार्य के दिशाएं प्रमापित निधि श्रमिकों को दी जाती थी। प्रमाप नाप के रूप में दी जाती थी, जिसमें वस्तु, उपकरण, कच्चा माल और कार्य करने की दिशा उनको बता दिया जाता था कि आपको इतना ही कच्चा माल मिलेगा, इतना समय ही मिलेगा और इस प्रकार इस कार्य को करना है। तो उतने ही कम समय पे, उतने ही कम कच्चे माल पर श्रमिक काम करते थे और समय पर पूरा करते थे, जिससे क्या होता था, श्रेष्ठ वस्तु कम लागत पर उत्पादित हो सके। ठीक। उसके बाद अगला है मानसिक क्रांति का सिद्धांत। मानसिक क्रांति का सिद्धांत, इसको मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। यह सिद्धांत यह संदेश देता है कि कर्मचारी उपक्रम के लिए, उपक्रम कर्मचारी के, अतः समय पर कर्मचारी अपनी आपसी
वैमनस्यता व भेदभाव समाप्त कर मात्र उपक्रम के हित में कार्य करे, जिससे सभी का हित हो सके। इस सिद्धांत के अंतर्गत मालिक व मजदूर एक होकर सामूहिक हित व लाभ की योजना बनाए। मानसिक क्रांति मतलब होता है कर्मचारियों के दिमाग में ऐसी मतलब बोला चाहिए कि कर्मचारी के दिमाग में ये चीज उत्पन्न कराओ या ये चीज उनके दिमाग में या उनको ये चीज बताओ कि आप हमारे कारखाने हमारे व्यवसाय के लिए हो और व्यवसाय आपके लिए। अगर उनके मन में ये भावना उत्पन्न होगी तो जितना कर्मचारी समय पर काम करेगा। अर्थात इस पद्धति या इस सिद्धांत में कर्मचारी और मालिक दोनों को एक होकर काम करने के बारे में बताया। अगर कहीं पर परेशानी आती है तो जो व्यवसाय का स्वामी है वह क्या कर सके, कर्मचारियों से समय समय पर सुझाव ले सके। ऐसी स्थिति इस पर उत्पन्न होनी चाहिए, तभी व्यवसाय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को ये लगेगा कि मालिक हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, जिसे मानसिक क्रांति सिद्धांत में रखा गया। उसके बाद अगला है वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध तो टेलर ने बनाया, तो उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध में क्या क्या योगदान दिया, जिसके बारे में पढ़ रहा हूं, सुनो। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध निम्न प्रकार से योगदान था। पहला, विज्ञान ना की मनमाने ढंग से कार्य करे, विज्ञान ना की मनमाने ढंग से कार्य करे। दूसरा, सहमति ना की संघर्ष। तीसरा, सहयोग ना की व्यक्तिवाद। चौथा, अधिकतम उत्पादन ना की सीमित उत्पादन। और अगला पॉइंट बोलता है प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम कार्यक्षमता। और लास्ट पॉइंट बोलता है संपन्नता की सीमा का विकास। ठीक, उसके बाद आता है वैज्ञानिक प्रबंध का तकनीकी, मतलब उन्होंने मौलिक तत्व, वैज्ञानिक प्रबंध में क्या क्या मौलिक तत्व है, क्या क्या तकनीकी है, क्या क्या तकनीक आप इस्तेमाल करोगे तो आपका व्यवसाय अच्छे रूप से चलेगा, इसके बारे में बताया है टेलर ने। तो सबसे पहले क्या किया है, प्रयोग। ठीक है, प्रयोग करा। तो प्रयोग में अभी हम लोगों ने सीखा है, पहला समय अध्ययन, जिसमें समय के बारे में बताया कि किसी कर्मचारी को कितने समय तक वह काम करता है और कितना समय वह वेस्ट करता है, तो इसके बारे में उन्होंने प्रयोग किया और समय पर काम करने के लिए बताया। दूसरा, गति के बारे में बताया कि कोई कर्मचारी कितनी स्पीड काम करता है। अगर उसको काम का तकनीक बताया जाए, काम का निर्देश दिया जाए, काम के बारे में बताया जाए तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया। और तीसरा बताया थकान, बताया थकान अध्ययन कि एक समय कितने समय तक काम करता है और कितने समय के बाद वह काम करने में उसको थकान महसूस होता है। तो इसका प्रयोग उन्होंने प्रयोग सिद्धांत के माध्यम से बताया कि यदि समय पर काम करना है, गति से काम करना है, बिना थके काम करना है, तो कुछ उन्होंने प्रयोग बताया। दूसरा बोलता है क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप, इसको मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। क्रियात्मक फोरमैनशिप, टेलर ने जांच के उपरांत पाया कि श्रमिक परंपरागत ढंग से स्वयं कार्य योजना तैयार कर कार्य करते थे और वह वैसा एवं वही कार्य करते थे जैसा उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा था। अतः कार्य का योजना बनाना, उनकी विधि निर्धारित करना एवं उचित यंत्रों का प्रयोग करना आदि नगण्य था। टेलर ने नवी वैज्ञानिक ढंग से कार्य प्रणाली को विकसित किया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों से सेवाएं दी। उन्हें प्रत्येक प्रकार के कार्य को करने के लिए विशेषज्ञों का सहयोग दिया, उनके निर्देशों पर कार्य करने को कहा। यह प्रयोग में क्रियात्मक ढंग भी कहा जाता है। जैसे आप किसी कर्मचारी को ला दिया अपने व्यवसाय में काम करने, ठीक है, तो वो जैसा अपने बड़ों से सीखा होगा या जहां वो काम करता होगा वो उसी तरीके से आपके व्यवसाय में भी काम करेगा। किंतु अगर आप उससे अच्छे तरीके से काम कराना चाहते हो, किसी कर्मचारी से अगर अच्छे तरीके से काम कराना चाहते हो तो आप किसी फोरमैन या किसी सलाहकार से सलाह लेकर काम करवाओ, तो उसका काम करने का तरीका क्या होगा, सुधरेगा। इसको बोला है क्रियात्मक फोरमैनशिप। उसके बाद आता है कार्य का मापदंड निर्धारित करना। कार्य का मापदंड निर्धारित करना अर्थात जिस व्यक्ति या किसी कर्मचारी को किस प्रकार का काम सौंपना है, किस व्यक्ति को किस प्रकार का काम सौंपना है, उसको बोला है कार्य का मापदंड। कार्य किस प्रकार का हो
उसको देखना, परखना और कर्मचारियों को देना, इसको बोला है कार्य का मापदंड निर्धारित करना। उसके बाद आता है प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली। प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली मतलब किसी कर्मचारी को किस प्रकार की मजदूरी दे, मतलब वह काम समय पर करे जिससे उसको प्रेरणा मिले काम करने का। तो काम करने की प्रेरणा हम लोग देते हैं अभिप्रेरण के माध्यम से, जिसमें मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों होता है। उसके बाद आता है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति मैंने यहाँ पर भी बताया था कि मानसिक क्रांति का सिद्धांत क्या होता है, कर्मचारी और मालिक दोनों मिलकर काम करें, ठीक है, मिलकर काम करे जिससे कर्मचारी समय पर काम पूरा करे, उसको ये न लगे, उसकी भावना ये ना हो कि वह कर्मचारी उस व्यवसाय के लिए नहीं है। तो इस प्रकार मानसिक क्रांति को उन्होंने अपनी तकनीकी प्रयोग में रखा। ठीक, ये तो था क्लास 3, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास 4 में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है जितना मैंने बताया? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम इससे 6 नंबर का एक क्वेश्चन कंपल्सरी बनता है। क्लियर है? इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।